हेलो। माइक चेक 1 2 3 4। हेलो माइक चेक। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर है। मैं एक शराबी हूँ। आज भगवान की कृपा से और अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मदद से मैं शराब से दूर हूँ। आज तारीख़ है 29 नवंबर 2024। 29 नवंबर 2024 रात के 9 बजने को आए हैं और मैं घर में बैठकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज का विषय है अमित टी, वडोदरा, जो पहले बम्बई वाले थे, थाना वाले थे, अभी वडोदरा में है। उनका अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रति जो योगदान है उसके बारे में बोलने के लिए और फिर उनका शेयरिंग सुनने के लिए। सबसे पहले तो मैं अमित भाई की और मेरी पहचान कैसी, इसके बारे में बताऊंगा। आज की जो शेयरिंग है अमित भाई की बीमारी के बारे में, मद्यपाश बीमारी, अल्कोहलिज्म डिसीज़, हिंदी में है शेयरिंग। और वो शेयरिंग जो है वो आज से 34 साल पहले की हुई शेयरिंग है। तो मेरा पहला बर्थडे था थैंक्स गिविंग मीटिंग, ईश्वर की आभार मानने की सभा, भिवंडी में 1990। मेरा डेट ऑफ सोबराइटी 10 अक्टूबर 1989 है। तो एक साल होने के बाद में 1990 में अक्टूबर नवंबर 1990 में मेरा पहला थैंक्स गिविंग मीटिंग था। उसमें अमित भाई ने मद्यपाश आजार बीमारी शेयर की थी। विश्वनाथ गुरुजी करके थाना में जो सभासद थे वो मेरे स्पॉन्सर थे और उनके साथ में अमित भाई की दोस्ती अच्छी थी, उनके भी संबंध ताल्लुकात अच्छे थे। तो इसी सिलसिले में अमित भाई भिवंडी में आए थे। मेरे ख्याल से मुलुंड थाना कहीं तो रहते थे और भिवंडी में आए थे और अपनी सेवा दी थी। उसके बाद में फिर अमित भाई की ज़िंदगी में भी बदलाव आए। मैं भी भिवंडी में रहा। भिवंडी से बम्बई आना ज़्यादा आसान नहीं था तब भी और आज भी, क्योंकि भिवंडी कल्याण या भिवंडी थाना बस से जाना पड़ता है। अभी तो फ़िलहाल हाईवे और फ्लाईओवर्स और रिक्शा और शेयर रिक्शा और क्या क्या हो रहा है। लेकिन उस ज़माने में आज से 35 साल पहले, 34 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तब इतना आसान नहीं था। और फिर हम एक बार वापस एक दूसरे के साथ में आए। वो था, मैं मुंबई में रहने आया। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया तब मेरा मेडिकल स्टोर से मुझे भगा दिया गया था शराब पीता इसलिए, और मैं डॉक्टर सप्लाई दवा बाजार से दवा लाने का और डॉक्टरों को सप्लाई करने का ये बिजनेस करता था। फिर अनिल डी मेरे स्पॉन्सर थे, उन्होंने मुझे बताया एक दिन कि भाई तू धंधा करने से अच्छा नौकरी करेगा। ऊपर वाले की क्या मेहरबानी, उनके जबान में इतनी ताकत थी कि 4-8 दिन के अंदर मेरे को घर में नौकरी आई। मैं फार्मेसी कॉलेज में, डिप्लोमा इन फार्मेसी कॉलेज भिवंडी में था, उसमें नौकरी मिल गई मुझे प्रोफेसर करके। उसमें मैं 8-10 साल रहा और उसके बाद में वो कॉलेज बंद पड़ गया। फिर मैंने एलएलबी किया था, उसमें फिर मैं एलएलएम किया, फिर नेट सेट का एग्ज़ाम हुआ, फिर अपना थाना कॉलेज में प्रोफेसर हुआ। फिर उसके बाद में थाना कॉलेज से मुझे नौकरी मिल गई सिद्धार्थ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के बाजू में, फोर्ट वीटी सीएसटी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, सीएसएमटी अभी बोलते हैं उसको। तो मैं वहाँ अप डाउन करने लगा। फिर कुछ साल के बाद में मेरी मिसेस को भी नौकरी मिल गई बॉम्बे में, और फिर दोनों हम रहने आ गए काला चौकी पहले, फिर वडाला कॉलेज के क्वार्टर्स, फिर बाद में वरड़ी, और अभी दादर में रहता हूँ पुर्तगीज चर्च के आसपास में। तो फिर जब मैं होम ग्रुप ढूंढना शुरू कर दिया तब मैं पहले गया था शिवड़ी का होम, काला चौकी हुए तो बोले अरे उधर 2 बड़े लोग हैं, वो काटेंगे तुमको, तुम उधर मत जाओ। मेरे स्पॉन्सर थे, सुनील के थे, शंकर थे, उन्होंने बताया कि उधर मत जाओ। फिर मैं गया था शिवड़ी में भी मुझे किसी ने काटा, बोला तुम क्या खाली चाय पाए, तुम क्या खाली शेयरिंग करेगा क्या, चाय नहीं पिलाएगा क्या, चाय नहीं बांटेगा क्या, ऐसा वैसा। तो मेरे को समझ में नहीं आया तभी, मैं बॉम्बे में नया था, 1-2 साल भी नहीं हुए थे तभी, 6 महीने हुए थे मेरे को बॉम्बे में आके, 3-6 महीने हो गए। मैं इसका मतलब समझा, वो तो मुझे पुराने लोगों ने बताया कि इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहते कि तुम इस ग्रुप के मेंबर बन जाओ। तो ठीक है मैंने कहा। तो फिर मैं मनसुख भाई का एक हॉस्पिटल ग्रुप था,
जो मेरे ख्याल से अंबेडकर हॉस्पिटल जो है भाईखला का, उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल, उसमें ग्रुप था। वो बुधवार सुबह 11 बजे चलता था। तो वहाँ मैं करने का होम ग्रुप सोचा था, लेकिन वहाँ पे कुछ काम चल रहा था, इसीलिए हमको रोड पे मतलब पैसेज में बैठना पड़ता था। मनसुख भाई ने बोला, अरे चल साला, तेरे को अंग्रेजी बोलने को आता है, चल तू बड़े साहब के पास चल के लेके जाता हूँ तेरे को। तो मैं वहाँ जाके अंग्रेजी में वो जो डायरेक्टर वगैरह थे, डीन वगैरह थे, उनके साथ बात की। तो उन्होंने बताया कि अरे भाई, काम चल रहा है जिसकी वजह से हमारे पास अभी जगह ही नहीं है, इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा आपको हम जगह देंगे। और उन्होंने अपनी जबान पक्की रखी। उन्होंने बाद में एसी हॉल में, अभी जो मीटिंग चलती है वो 4th माले पे नए बिल्डिंग में अच्छी चलती है, तो वो भी रह गया। फिर मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया, तुम ऐसी ग्रुप में मेंबर बन जाओ कि जहाँ पे मेंबर कम है और सिर्फ संडे को मीटिंग है, तो तुम अटेंड कर सकते हो। फिर मैंने ढूंढ के निकाला किंग जॉर्ज हाई स्कूल, राजा शिवाजी विद्यालय, दादर पूर्व, उसमें ग्रुप चलता था, उसका नाम था एकता ग्रुप। उसका मैं मेंबर बन गया। फिर मैंने पूछा, भाई ये ग्रुप चालू कौन किया है? तो फिर जो नाम आए उसमें पहला नाम था अरुण टी, जो कभी कभी मीटिंग में आते थे, ध्यान रखते थे, उनके स्पॉन्सर लोग भी वहां पे थे। दूसरा था कृष्णन। तो मैंने कहा, ये कृष्णन भाई कहाँ है? तो बोले वो तो अमेरिका में रहते, उनकी बेटी अमेरिका में है, तो वो रहती थी। और तीसरे अमित टी, उन्होंने ये ग्रुप शुरू कर दिया था। फिर मैं काम की वजह से कुछ कहीं तो वडोदरा में गया था, तभी मैं अमित भाई को मिला था, अमित भाई के ग्रुप में गया था। वहां पर कुछ प्रोग्राम वगैरह भी छोटा सा रखा था अमित भाई ने, और तभी हमारी बात हुई। फिर मिसेस मेरी जो थी वो अलेनॉन में एक्टिव होने गई। फिर उनकी भी, मेरी मिसेस की मुलाकात उनकी मिसेस से भी हुई। तो घूम फिर के हम लोग बार बार मिलते रहे एक दूसरे के साथ में। अभी तो अमित भाई का कारोबार जो है वो काउंसलिंग सेंटर और ये सब बड़ा हो गया है कारोबार। लेकिन अमित भाई की कंट्रीब्यूशन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रति ये है कि उन्होंने जब भी बुलाया तब शेयरिंग किया। सर्विस स्ट्रक्चर में भी कुछ दिन के लिए थे वहाँ। अभी गुजरात में जाके उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, तो जो मैंने देखा है, वो जो ग्रुप में मैं गया था उसके सब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अमित भाई के पास थी। और वो कहीं तो काउंसिलर करके काम करते हैं, उसमें भी बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अमित भाई की और मेरी मुलाकात और आज तक हमारा दोस्ताना जो चल रहा है वो इस तरह का है। अमित भाई मेरे से सीनियर है। मैं चाहता हूँ कि भगवान उनका भला करे, भगवान उनको दीर्घायु आरोग्य दे, उनकी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाए। और उनकी मिसेस की तबीयत बीच में ठीक नहीं थी, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको जल्दी आराम मिल जाए। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेरा जो पहला बर्थडे था, आज मैं 35 साल सोबर हूँ, लेकिन मेरा पहला बर्थडे था, उसमें मैंने टाई लगाया था। मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, इसके लिए मैंने टाई लगाया था और चकाचक शर्ट पैंट वगैरह पहना था। और नीचे जूते नहीं पहने थे, मैं नीचे पहना था स्लीपर। तो ये ध्यान देख के किसी को भी हंसी आएगी। आज मुझे पीछे मुड़ के देखता हूँ तब हंसी आती है। तो ये सब बेवड़ा चलते रहता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बेवड़े को समझ में आने के लिए दिक्कत होती है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के उस पहले बर्थडे में अमित भाई आए थे और अमित भाई ने अपना योगदान दिया था, शेयरिंग किए थे बीमारी के बारे में। वो शेयरिंग मैं आपको सुना रहा हूँ। अब देखो, ये 1990 की कैसेट थी मेरे पास, उसको कन्वर्ट करके मुझे दे दिया है। कुछ केदार ने कन्वर्ट कर दिया है, कुछ अपने अभी गोरेगांव के हेमंत दादा ने कन्वर्ट करके दिया। अच्छा, हेमंत दादा ने पैसा भी नहीं लिया मेरे पास से, वो बोले नहीं नहीं, दैट इज माय कंट्रीब्यूशन। तो ये उनका बड़प्पन है। तो उन्होंने मुझे ये 35 साल पुरानी जो कैसेट्स थी, सोनी की कैसेट थी, उसको कन्वर्ट करके दिया है। इसीलिए फिर बाद में मैं टेक्नो सेवी नहीं था, तो अब 40-45 मिनट की कैसेट है, उसमें अमित भाई का शेयरिंग 25 मिनट का है। तो उसको कट कैसे करना है? तो फिर मेरे को अभी 65 साल की उम्र में मेरे को, मैंने कभी भाई ये क्या उसको बोलता है, एक मिनट, वो ऐप का नाम क्या है, MP3 कटर। तो MP3 कटर और उसके अंदर फिर कटर और दूसरा एक भी उसमें है MP3 मर्जर। ओके, तो ये दो चीजें, मतलब पहले मैंने क्या, ऑडियो मर्जर। पहले मैंने क्या किया, वो 45 मिनट की कैसेट थी, उसमें ए साइड में अमित भाई का 5 मिनट था और बी साइड में 20 मिनट था। तो ए साइड में से 5 मिनट कट कर दिया, बी साइड में से 20 मिनट कट कर दिया।
फिर ये दोनों अलग अलग ऑडियो है थी, वो दोनों मर्ज कर दिए और एक 25 मिनट की अमित भाई की कैसेट हो गई। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये 10 मिनट की ऑडियो अलग से हो जाएगी, फिर ये 10 मिनट की MP3 और वो 25 मिनट की MP3 दोनों को मैं मिक्स करूँगा, फिर हो जाएगी हमारे दोनों के आवाज में ऑडियो हो तैयार हो जाए। फिर ये MP3 को कन्वर्ट करना पड़ेगा MP4 में, मतलब वीडियो में। फिर उसके बाद में ये जो थंबनेल दिखता है आपको, जब आप ये देखेंगे मेरी वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे, उसका चैनल का नाम है AA शेयरिंग बम्बई, BAMBAI बम्बई श्रीधर SHRIDHR। दूसरा भी एक चैनल है, उसका नाम है AA शेयरिंग मुंबई श्रीधर, जिसके ऊपर मैं अलग से मराठी शेयरिंग कर रहा हूँ। उसका अभी 100 के आसपास शेयरिंग हो चुका है। और जो स्टॉलवर्ड्स थे जो गुजर गए हैं, उनके बारे में 10 लोगों के बारे में मेरे पास ऑडियो थी, वो मैं अपलोड किया है। और यहाँ पे ये मेरे पहले बर्थडे की कैसेट है, तो उसको कन्वर्ट किया है। तो मैं आपको सबको विनती करता हूँ कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो, इसमें कमेंट करो, इसमें शेयर करो, फॉरवर्ड करो, जो भी आप कर सकते हैं करो। अच्छा, इसमें मेरा पैसे का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये चैनल बगैर पैसे वाला चैनल है, इसीलिए उसमें लॉकिंग कर दिया हुआ है मैंने। तो मेरा मोबाइल नंबर से ढूंढ के निकालो बैंक अकाउंट और उसमें पैसा डालो, ये सब नहीं है। तो इसमें मेरा पैसा कुछ लेना देना नहीं है। और आत्मप्रौढ़ी इसमें अभी क्या करेगा, उम्र मेरी 65 साल की उम्र हो गया, अभी आत्मप्रौढ़ी कहाँ हो गया। मेरे को बात करने का ठिकाना कभी कभी नहीं रहता है, ज़्यादा बात करता हूँ, वही बात बार बार करता हूँ, तो बुढ़ा हो गया। और मैं तो स्टार स्पीकर था जमाने से मैं स्टार स्पीकर हूँ। आप गुजरात में बहुत, सूरत में बहुत, हरीश भाई के पास बहुत बार आया हूँ। हमारे अन्य सुनील दादा थे, सुनील के दादर के, उनके साथ में आया हूँ। सूरत में प्रदीप दादा थे साथ में। तो ये गुजरात में मैं 2-4 बार आया हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग हमारे यहाँ सुनील दादा के पास कभी आते थे, तभी मुलाकात होती थी। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मेरी समझ में आया कि दुनिया गोल है भाई। मैं अमित भाई को पहले साल में मिला था और फिर 30 साल के बाद, 25-30 साल के बाद में उनको याद कर दिया, अरे भाई ये ग्रुप आपने जो चालू किया था उसी का मैं मेंबर बन गया हूँ अभी। तो ये अमित भाई की मैं 1990 की ऑडियो आपको सुना रहा हूँ। थोड़ी दिक्कत होने की संभावना है, बहुत सारे सभासदों ने मुझे फ़ोन करके, अच्छा मुझे को कांटेक्ट करना है तो मेरा ईमेल आईडी है sridharam@gmail.com। नहीं तो यहाँ पे कमेंट्स में आपका नंबर डालो, मैं आपको कॉल करूँगा। नहीं तो GSO में फ़ोन करो, मेरा नंबर ले लो, या किसी के पास से मेरा नंबर ले लो। और तुरंत फ़ोन मत करो भाई, क्योंकि आजकल मैं डरता हूँ फ़ोन लेने के लिए। वो क्या +91 नहीं रहेगा तो बाहर गांव का है, ये समझ में नहीं आता है बुड्ढे को, तो डरता हूँ। तो इससे अच्छा आप एक काम करो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजो, टाइप करो या ऑडियो करो, और फिर मैं आपको फ़ोन करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। रात को 10 बजे के बाद में मैं सो जाता हूँ, इसीलिए रात को फ़ोन मत करो। और मेरे हिसाब से मैं करूँगा। अभी मैं रिटायर हो गया तो भी मैं पढ़ाता हूँ LLM के क्लासेस। अभी 3 महीना बंद रहेंगे, 3 महीना फिर वापस चालू हो जाएगा। तो इसीलिए आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं अपना फ़ोन नंबर नहीं दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं विराम लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आपको सुना रहा हूँ अमित टी, वडोदरा, मुंबई, इनका मध्यपाश बीमारी के बारे में 25 मिनिट का शेअरिंग। ओव्हर, थँक्यू। त्यांनी आपल्या अनुभवातून हा रोज सांगावा 20 ते 25 मिनिटात। नमस्ते दोस्तों, मैं सलामी हूँ। मेरा नाम अमित है। ईश्वर की कृपा से और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद से मैं आज के दिन शराब से दूर हूँ। श्रीधर को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। उसने एक दिन के हिसाब से 1 साल पूर्ण किया है और उसके घर वालों का मैं अभिनंदन करता हूँ और उसको धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि वो लोग सही अर्थ में धन्यवाद के काबिल है। क्योंकि मैं आज जो खड़ा हूँ उसमें एक के साथ साथ मेरे घर वालों का भी हाथ है। उसकी मदद के बिना मैं शायद सोबर नहीं रह सकता। और उपस्थित मेहमानों का भी मैं आभार मानता हूँ, खास करके MLA साहब और
पुलिस ऑफिसर श्री भिलाड़े, क्योंकि समाज के ऐसे आगेवान लोग आज मेरे जैसे बेवड़े की सभा में आके बैठे हैं और मैं मेरे जीवन में जागने का प्रयत्न कर रहे हैं, मुझे सहकार देने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये मेरे लिए गौरव की बात है। क्योंकि जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, उसके पहले तीन साल पहले मैं जहाँ भी जाता था लोग मुझे तू करते थे। दारू के अड्डे पे जाता था तो मुझे सेठ बोलता था, तुम जाओ भाई, माफ करो, तुम आता है ना तो 10 गिराक छोड़ता है। बेचन वाला बोलता था, पैसा है क्या, माल जो बेचता था जेब में रोकड़ा है तो बात कर, और रोकड़ा देने के बाद भी आधा घंटे के बाद में देसी दारू देता था। मुझे खड़ा ही नहीं करता था, मुझे कहता था खड़े खड़े दारू पी नहीं तो चालू कर। और किसी पीने वाले के पास भी मैं बैठता था तो मुझे कहते थे, तुम यार मेरे साथ नहीं, तू पीने के बाद में क्या होता है मालूम नहीं यार, तेरे वजह से मैं भी फंस जाता हूँ, तू जो भी आता है झगड़ा करता है, या तो तू जो बात करता है मुझे समझ में नहीं आता। मतलब अड्डे में भी मुझे तू करते थे, निकालते थे। समाज में कहीं भी मेरा जाना होता ही नहीं था पिछले 1.5-2 साल यहाँ आने से पहले, और यदि जाना हुआ या तो कोई समाज के लोग आ गए तो मुझे देख के मुंह फेर लेते थे। मुझसे बात करने की भी उसको कोई रस नहीं था मेरे से बात करने में। मेरी शक्ल देख के ही उसके जो एक्सप्रेशन थे वो बदल जाते थे, क्योंकि वो लोगों की एक दर्द समझूत हो गई थी कि ये सारा नालायक आदमी है, ये माँ बाप के इसने खानदान का पूरा सत्यानाश किया, वैसा ये नालायक आदमी है। इससे बात करना भी मुझे उन लोगों को पसंद नहीं था। माँ बाप भी मुझे कहते थे कि तू अभी ले ले महीने के 300 रुपये। पिताजी मुझे कहते थे, देख तूने मुझे बर्बाद तो किया है, तूने मुझे लूट लिया है, अभी मैं तुमको महीने के 300-400 रुपये दे सकता हूँ, तो मेहरबानी करके वो ले ले और घर के बाहर रहे। उसमें बाकी 500-600-700 तेरी जितनी शक्ति है तू कमा ले, मेरी तरफ से 400 ले, और तू कहीं बाहर रह ले, कहीं गेस्ट रहे, कुछ भी कर, लेकिन तू मेहरबानी करके चला जा, तूने मुझे बर्बाद कर दिया है। माँ मुझे कहती थी, तू अभी शराब पी के कुछ भी कर, लेकिन तू मुझे मौत दे दे, मुझे जहर दे दे, या तो मुझे कुछ भी कर, मुझे मार डाल, बाद में तू शराब पी, तू खुश रहे। वो शराब पी के ही तू खुश रहना चाहता है ना, तू खुश रहे। पिताजी भी मुझे कहते थे, तू साला बेवड़ा पी के क्यों आता है, तुझे कितनी बार कहा है कि जब तू शराब पीना चाहे मुझे बोल, मैं तुझे ले जाऊंगा, अच्छी होटल में बियर पिलाऊंगा, तू कहता है तो विस्की पिलाऊंगा, और तू तेरी इच्छा है तो घर में कॉटन ला के रख, काम करने के बाद में, धंधा करने के बाद में आ और पी 1 पैक 2 पैक और खाना खा, सो जा। तू इस तरह बेवड़े की तरह क्यों पीता है। पिताजी अंदर से बोल रहे थे। भाई मुझे कहता था, मेरे भविष्य की और तो देख, तेरी तो शादी टूट गई, तेरी औरत तेरे पीने की वजह से चली गई, अब मेरा क्या, मेरा तो मेरे सामने मेरा भविष्य खड़ा है। तेरी वजह से कोई रिश्ते आते हैं तो सबसे पहले तुझसे अमित का छोटा भाई है, नहीं करना, क्योंकि लोगों को डर था, ये रात को कैसी हालत में आएगा, ये यानी मैं कैसी हालत में घर में पहुंचूंगा, घर में अगर मेरे भाई की शादी हो गई तो उन लोगों में कुछ भी विपरीत परिणाम हो सकते थे, तो मेरे भाई की भी शादी नहीं होती थी। मेरे दोस्त मुझे कहते थे, यार तू ऐसे क्या दारू पीता है बेवकूफ की तरह। पहले के दिन याद कर, हम लोग ग्रेट पंजाब में बैठते थे, नीलम में बैठते थे, शिवाजी पार्क, तू फसला हमारे साथ पीता था, खाता था, और समय पर हम लोग घर पे जाते थे। इस तरह क्यों नहीं पीता तू, ऐसे क्या किसी के भी साथ चले जाता है शराब पीने, जब जी में आया शराब पीता है, जो जी में आया, जितनी जी में आया तू शराब पीता है। मेरी तरह पिया कर देख, 20 दिन पहले मैंने शराब नहीं पी थी, और शराब पी थी, और मैंने सोचा था 1 महीना नहीं पीऊंगा, और 10 दिन में नहीं पीने वाला हूँ शराब। तू इस तरह क्यों नहीं कर सकता। डॉक्टर ने मुझे 1980 की साल में केस पेपर पे क्लियर लिख के दिया था, अवॉइड अल्कोहल एंड टोबैको, नहीं तो तुम्हें अपने मौत का जिम्मेदार तुम होगा। 1980 में डॉक्टर ने केस पेपर पे क्लियर लिखा था। मैंने 1982 में शादी बनाई, जब मैं शराब भी पीता था, तभी माँ बाप को एक उम्मीद जागृत हुई थी कि अभी इसके घर में संस्कारी लड़की हमारे घर में आ रही है, तो शादी के बाद में शायद इसका हृदय परिवर्तन हो जाए, इसकी शराब कम हो जाए या तो बंद हो जाए, और ये फिर से काम धंधे पे जाने लगे, फिर से समाज में मिलजुल के रहने लगे। चलो शादी कर देते, अभी पैसे नहीं कमाता तो ना सही, शादी के बाद में जिम्मेदारी आएगी तो शराब छूटेगी और एक अच्छा इंसान बन सकेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों मेरे साथ। शादी के बाद में तो मेरी शराब बेफाम शुरू हो गई थी, और मुझे जब मैंने शराब का पहला ग्लास उठाया था आज से 20-22 साल पहले,
कभी ये सब परिस्थिति नहीं थी, लोग मुझे कहते नहीं थे, लोग मुझे देख के थू नहीं करते थे, माता पिता के हृदय को मैंने ठेस नहीं पहुंचाई थी शराब का जब पहला गिलास उठाया था, सब कुछ ठीक था। मैं पिकनिक में गया था और मैंने दोस्तों के साथ नेशनल पार्क में शराब का पहला बियर का गिलास उठाया था और मेरे दोस्त ने मुझे एक गिलास बियर दिया था। वो गिलास पीने के बाद में मुझे एक अजीब सी भावना महसूस हुई थी, क्योंकि नेशनल पार्क पहुंचते और रास्ते में मुझे एक डर सा लगता था, मुझे एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगती थी कि ये लड़कों में मैं कैसे मिक्स हो सकूंगा, साथ में लड़कियां भी है मेरे कॉलेज स्कूल की, ये लोगों में मैं कैसे मिक्स होऊंगा, मैं ये लोग गाना गाएंगे, अंताक्षरी खेलेंगे या तो कुछ भी गेम खेलेंगे, मुझे तो इन लोगों में मिक्स होना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे कुछ विचार चलते थे। और नेशनल पार्क पहुंचने के बाद जब बियर का पहला ग्लास मुझे मिला और एक ही ग्लास मिला था उस दिन, उसके बाद में मैं आसानी से मिक्स हो गया था उन्हीं लोगों में, मेरे दोस्तों में, लड़कियों में। जो लड़कियों की मुझे शर्म आती थी, शर्म दूर हो गई थी। ऊपर से मैंने गाना गाया था नेशनल पार्क में वो लड़कियों के सामने और मुझे वो बहुत मजा आया था, बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद में मैंने महसूस किया मुझे एक देखने की दृष्टि भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने ही दी है, क्योंकि इसके बाद में मैं देखता था कि मैं एक लड़की के साथ शादी करना चाहता था और मुझे एक वो लड़की को जब मैं बिना पिए मिलता था ना तो मुझे आत्मा करुणा होती थी, अपने आप के प्रति सेल्फ पिटी होती थी। मुझे ऐसे लगता था मैं जाड़ा चश्मा वाला, पतला, दाढ़ी बढ़ाता था उस वक्त, दाढ़ी वाला, मेरा अभ्यास भी कुछ नहीं है, शिक्षण भी कुछ नहीं है, और ये गोरी गोरी सुंदर कॉन्वेंट की लड़की, इतना अच्छा उसका फैमिली बैकग्राउंड, मुझसे क्यों प्यार करती है, ऐसे मुझे विचार आते थे उसके साथ जब भी मिलना होता था उस वक्त। लेकिन जब भी मैं एक या दो पैक पीने के बाद में वो लड़की को मिलता था तब मैं उससे प्रेम की बातें करता था, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारे बिना, ऐसी सब बातें मैं फिलोसॉफी की करने लगता था और उसके साथ बिल्कुल खुल के मैं मिल जाता था। न शराब न पियो, उस वक्त मैं दूर दूर चलता था उससे। कई बार वो लड़की ने मुझे पूछा मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं, उतना मैं डरता था लड़की के साथ चलने को जिससे मैं शादी करने वाला था। ऐसी मेरी परिस्थिति रहती थी। जब भी हम लोग नवरात्र में जाते थे रास खेलने को, तो मैं जब पी के जाता था तो कुछ भी हो जाए, वहाँ कोई दांडिया रास में झगड़े वगैरह तो होते रहते हैं, तो जब भी मैं पी के जाता था तो वो झगड़े कैसे मिट जाते थे मालूम नहीं, और दोस्तों की तारीफ सुनाई देती थी। दोस्त कहते थे वाह आया तू है तो हमको डर नहीं, सब मांडवली हो गई, इधर कोई लफड़ा नहीं, तू है तो बस। ऐसे जो बोलते थे तो मुझे एक प्रकार की आनंद महसूस होता था, मुझे लगता था बरोबर है। और जब भी हम लोग पिकनिक में पार्टी में जाते थे तो ऐसे एक बार ऐसे हुआ कि सब दोस्त गए थे खंडाला और दोस्त की गाड़ी थी, तो गाड़ी का एक्सेल टूट गया खंडाला पे, और क्या करे क्या नहीं, बारिश के दिन पे मैंने सब दोस्तों को कहा तुम लोग उतर जाओ, मैं अकेला गाड़ी खंडाला से रमाकांत खपोली तक ले आऊंगा, क्योंकि एक्सेल टूटा है तो अकेला लाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो ब्रेक पे लोड आएगा, ब्रेक फेल हो जाएगी, इसलिए तुम लोग उतर जाओ। और मैं अकेला गाड़ी खंडाला से आधे खंडाला घाट से खपोली तक ले आया था और वहीं पे बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तब दोस्तों ने फिर वाह की, फिर तारीफ की, क्या कंट्रोल है गाड़ी पे यार तेरा, इतना पी के भी तू गाड़ी इतनी अच्छी चला लेता है। ऐसे जो शुरुआत के अनुभव थे वो मेरे मन में इस तरह घर कर रहे थे कि शराब यानी आत्मविश्वास, शराब यानी आनंद, जो काम मैं बिना पिए नहीं कर सकता हूँ, शराब के 2 गिलास उठा लिए तो फट, मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है वो। और ये समझ मेरी जैसे दृढ़ हो गई थी तो मैं बार बार प्रयोग करता था शराब के। शराब ने कुछ ही साल में 3 या 4 साल में मुझे अपयश देने की शुरुआत कर दी थी। 3 या 4 साल के बाद मैं पहली बार घर छोड़ के भाग गया था, लेकिन मेरे पिताजी मुझे समझा के लाए थे। मुझे उसने प्रेम से कहा था ठीक है ऐसे होता है, जवानी का खून है, गलती होती है, कोई बात नहीं, तुम आओ फिर से घर पे आओ और फिर से अच्छा जीवन जियो। मुझे भी उस वक्त लगा था नहीं, ये शराब की वजह से मैंने मेरे माँ बाप को दुखाया है, शराब की वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा। मैं रोया था, माँ के सामने हाथ जोड़े थे, पिताजी की माफी मांगी थी और मुझे ऐसे लगा था मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, अब के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ बाप की इच्छा मेरी इच्छा, माँ बाप की खुशी मेरी खुशी, अब के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। और मैंने ऐसे ही शुरुआत की थी। दूसरे दिन से काम धंधे पे जाने लगा था, व्यवस्थित जीवन जीता था। शाम को घर पे आके टीवी देखना, घर वालों के साथ में रहना, उनके साथ सामाजिक व्यवहार में जाना, ये सब मेरा व्यवस्थित चालू था। 15-16 दिन के बाद में क्या हुआ पता नहीं, फिर से मेरे ग्लास हाथों में दारू का ग्लास आ गया था।
इस तरह असंख्य ऐसे अनुभव मुझे 17 सालों में हुए कि मुझे प्रामाणिकपणे लगता था शराब मुझे बर्बाद कर रही है, शराब मुझे खत्म कर देगी। लेकिन ऐसा लगते हुए भी मैं शराब से ज्यादा समय दूर नहीं रह सका था। ज्यादा से ज्यादा मैं 11 महीने दूर रहा हूँ शराब से, और 11 महीने के बाद फिर मेरे हाथों में शराब का गिलास आया था। मेरे सामने अनेक बार ऐसे उज्जवल भविष्य के गुड स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है 17 साल में कि मैं मेरा जो खराब भूतकाल है, पीने की वजह से मैंने जो कुछ आर्थिक सामाजिक नुकसान किए, कौटुंबिक नुकसान किए, वो सब सुधार सकूं और अच्छा जीवन जी सकूं। ऐसी अनेक संधि मुझे मिली है। लेकिन वो संधि जब मिलती थी तब मुझे लगता था नहीं, ये अपॉर्चुनिटी को फाइट करना है, कुछ ना कुछ बन के दिखाना है। लोग मुझे बेवड़ा बोलते हैं ना, लोग मुझे नालायक बोलते हैं, मेरी इज्जत नहीं है ना, अब मैं कुछ बन के बताऊंगा, ये जो मैं सोचता था। लेकिन कभी मैं बन के कुछ बन ही नहीं सका मैं, क्योंकि जब भी मैं ऐसे कोशिश करता था अच्छा जीवन जीने की, आकस्मिकपणे सहजपणे कुछ समय के बाद दारू का ग्लास मेरे हाथों में आ जाता था, और वो जो मेरे सामने फ्यूचर का रहता था, जो स्ट्रक्चर रहता था, वो सब गिर जाता था। माँ बाप की आशाओं पे पानी फिर जाता था। फिर भी माँ बाप भाई एक ही उम्मीद के साथ मुझे सहकार देते थे कि ये थोड़ा सा पागल है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ये कभी ना कभी तो सुधरेगा, चलो इसको और एक संधि दो, इसको और एक संधि दो। इस तरह मुझे 17 साल में अनेक संधियां दी जाती थी, लेकिन मैं कभी वो संधियों का फायदा नहीं उठा सका। मेरे जैसा शराबी प्रेम की भाषा से शराब से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे प्रेम से भी समझाया गया है, घर वालों से, संत महात्मा ने, मेरे समाज के अंगत रिश्तेदारों ने मुझे प्रेम से भी समझाया है शराब छोड़ने के लिए। मुझे विनती भी की है। मेरी माँ मुझे हाथ जोड़ती थी, मुझे कहती थी तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, तू शराब मत पी, तुझे क्या चाहिए, क्या तकलीफ है, क्या मन दुख है, बोल, मैं दूर करूंगी, कुछ भी चाहे हो जाए, तू शराब मत पी, मैं तुझे विनती करती हूँ, तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी माँ का घर में रोना धोना भी चलता था, वो अकेली रोया करती थी। मैं अगर पी के हाजिर हो तो जोर जोर से रोती थी। इसकी भी मेरे पे कोई असर नहीं हुई थी। मुझे वैद्यकीय उपचार भी किए गए, मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी दी गई, साइकियाट्रिस्ट, MBBS, फैमिली डॉक्टर, निसर्गोपचार आश्रम पूना के बाजू में साइकियाट्रिस्ट 3 बार, ऐसे अनेक मुझे उपचार मेरे पे किए गए घर वालों की तरफ से कि इसकी शराब दूर हो सके। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। मुझे धमकियां भी दी गई थी। मुझे मेरे पिताजी ने कहा था अब के बाद शराब पी के आएगा तो डिबार कर देगा, पब्लिक नोटिस में दे दूंगा कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तू आउट हो जाएगा घर से, समाज से। इतनी मुझे गंभीर धमकी दी थी, लेकिन मेरे पे कोई असर नहीं होता था। मुझे मेरे पास से घर की चाबियां भी ले ली गई थी कि इसके भरोसे पे घर छोड़ने में मजा नहीं है, क्योंकि कभी कौन सी हालत में घर में आएगा, घर में आके कुछ चोरी करेगा, तो इसके भरोसे रहने में मजा नहीं है। इस तरह अनेक प्रेम, विनती, धमकी, रोना धोना, मेडिकल ट्रीटमेंट सब कुछ हो गया था, लेकिन मेरी शराब दूर नहीं हुई थी। मेरे सामने 2 ही पर्याय थे, आत्महत्या या पागलपन। आत्महत्या के 3 प्रयास मैं कर चुका हूँ, लेकिन मुझे मौत भी नहीं आती थी, और पागलों की तरह मैं घूमता था। आखिर के कुछ साल, कुछ महीने, सुबह उठा कि बस भागो अड्डे पे, चाहे मैंने स्नान किया है नहीं किया है, घर के लोग क्या कह रहे हैं, जेब में पैसे है या नहीं है, कुछ सोचना नहीं था। सीधा उठ के मैं 2 लोटे इधर उधर डाल दिए, जैसे वैसे कपड़े पहन के डायरेक्ट दारू के अड्डे पे। और रात को मैं ऐसे घूमता था अकेला, 12 बजे 1 बजे। पुलिस आपको देख के मुझे याद आया कि जब भी मैं ऐसे शराब पी के घूमता था तो मुझे लगता था मैं ही पुलिस ऑफिसर हूँ। और 1-2 बार मैं पुलिस ऑफिसर के पास में जाके खड़ा भी रह गया था, लेकिन वो ऑफिसर सज्जन था, मुझे कुछ किया नहीं। मुझे उसने बोला भाई जाओ जल्दी घर पे पहुंच जाओ, और मैं रात को 12-1 बजे घर पे पहुंचा था। इस तरह मेरा घूमना, कहाँ जाना, कहाँ बैठना, ये सब पागलों जैसा ही वर्तन था। अभी मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद तीसरा पर्याय मिला है, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बताया हुआ मार्ग। इसके सहारे में दारू से दूर रह के अच्छा जीवन गुजार सकता हूँ। और यहाँ आने के बाद ही मुझे पता चला कि अति मद्यपान, ये मद्यपास, शराबियत या तो अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी है। इसके पहले मुझे डॉक्टर कहते थे टेपर ऑफ करो, कम पियो, 2 क्वार्टर पीते हो तो ये
3 पैक पियो, फिर 2 पैक पियो, फिर 1 पैक पियो, फिर बंद करो। इस तरह डॉक्टर मुझे मशवरा देते थे। साइकियाट्रिस्ट मुझे कुछ कहना चाहते थे तो मैं खुल के बात नहीं कर सकता था। साइकियाट्रिस्ट मुझे पूछते थे तुम्हारी समस्या क्या है, शराब क्यों पीते हो इतनी, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन मैं उससे कभी खुल के बात नहीं कर सका था। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मैं आया तो मुझे जैसे ही जानकारी हुई और ज्ञान हुआ कि अभी मद्यपान ये मद्यपान नाम की बीमारी है, तो एक एक दिन के हिसाब से मैं शराब से दूर रहने लगा। इस मद्यपान बीमारी के महत्व के लक्षण है कि इस बीमारी में फंसने के बाद मेरे जैसे शराबी के हाथों से चॉइस चली जाती है। शराब कभी पीना, कितनी पीना, किसके साथ पीना, और महत्व का पीना या नहीं पीना, ये चॉइस मेरे हाथों से चली जाती है। जब जरा शराब का मैंने पहला गिलास उठाया था, मेरे पास चॉइस थी रेड पंजाब में पीना, एवर्स विस्की पीना और 1 या 1.5 पैक पीना, और मयूर और संजय मेरे जिगर दोस्त वो हाजिर है तो ही पीना, नहीं तो नहीं पीना। मैं बोल देता था मयूर संजय नहीं तो शराब नहीं पीना। ये जो चॉइस थी, ये बीमारी में फंसने के बाद ये सभी चॉइस मेरे हाथों से निकल गई। इस बीमारी का दूसरा लक्षण है कि इस शराब से दूर रहने के लिए इच्छा शक्ति नहीं चलती मेरी। मैं अगर विल पावर के जोर पे कहूँ कि शराब नहीं पीऊंगा, आज से मैं मेरा विल पावर वापरूंगा और शराब से दूर रहूंगा, नहीं चलता। जहां तक शराब का संबंध है, मेरे जैसे शराबी के लिए विल पावर नॉन एग्जिस्टेंस है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है विल पावर की। क्योंकि मैंने 17 सालों में अनेक बार प्रामाणिक प्रयत्न किए हैं शराब से दूर रहने के लिए, लेकिन कभी मैं घर और ऑफिस के बीच में कुछ दिनों के बाद मेरे मन में एक प्रकार का संघर्ष शुरू हो जाता था। मैं यही सोच के काम धंधे पे जाता था और घर वालों को वचन देता था, कसम खाता था कि शराब नहीं पीऊंगा, जिंदगी इधर की उधर हो जाए, मौत भी आ जाए, शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन 15-16 दिनों के बाद जब मैं ऑफिस से काम पे आता था तो रास्ते में एक विचार आ जाता था। 16 दिन हुए, 20 दिन हुए, महीना हुआ, आज शराब इतने दिनों से नहीं पी है, अब थोड़ी शराब पी लूं तो क्या होगा। लेकिन जैसे वो विचार आता था, मेरे मन में एक भयानक संघर्ष शुरू हो जाता था। मेरा मन कहता था, देख 20 दिन पहले, 25 दिन पहले पिताजी के सिर पे हाथ रख के कसम खाइए, माँ की कसम खाइए, भगवान शंकर की कसम खाइए, शराब नहीं पिएगा। अब तू क्या कर रहा है, शराब का विचार, शराब मत पी, चल रुक घर पे। और मैं घर के दरवाजे तक आता था। फिर मेरा मन कहता था 7 बजे, खाना 8:30 से पहले होता नहीं, खाना 9 से पहले होता नहीं, 1 घंटे में जाके चादर थोड़ी पी के आऊँ तो क्या होगा, इतने दिन नहीं पिए अब थोड़ी पीऊंगा तो क्या होगा। इस तरह संघर्ष चलता था। मन कहता था मत पी, कभी कहता था थोड़ी पी, मत पी, थोड़ी पी। और ये संघर्ष में मुझे झुकना पड़ता था, दारू का ग्लास उठाना पड़ता था। इसका अर्थ यही है कि मेरी इच्छा शक्ति शराब के ऊपर नहीं चलती। ये बीमारी मुझे विस्मृति में ले जाती है। मानसिक भाग इस बीमारी का ऐसा है कि हफ्ता पहले, महीने पहले, 15 दिन पहले शराब ने मेरी क्या दुर्दशा की है, कैसे कैसे विडम्बनाओं से मैं गुजरा हूँ, कैसे कैसे अपमान मुझे सहन करने पड़े हैं, कितनी गालियाँ खानी पड़ी है। ये जब शराब का ग्लास उठाता हूँ, मुझे याद नहीं आता प्रभावी पड़ने की 30 दिन पहले मैं स्कूटर से गिरा था। डॉक्टर ने कहा था कि थैंक गॉड ये आदमी बाल बच गया, नहीं तो ये तो नपुंसक हो जाता है या तो लंगड़ा हो जाता था। इसको यहाँ मार लगा है, स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ है। इस तरह 20 दिन पहले मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था, 20 दिन के बाद मैं आराम से शराब उठा लेता था। तभी मुझे याद नहीं आता था कि क्या हुआ था 20 दिन पहले। मैं फुटपाथ पे गिरा था और पूरा मुंडन कराना पड़ा था। यहाँ मुझे 6 स्टिचेस आए और KEM हॉस्पिटल में मेरी छोटी सी सर्जरी हुई थी और मुझे घर पे लाया गया था। दूसरे दिन में 14 रोता था। मुझे महसूस हो गया था हृदय से कि मैंने मेरे माँ बाप की इज्जत को धूल में मिला दिया है। लोगों ने मुझे देखा है फुटपाथ पे गिरते हुए और खून से तर में हो गया हूँ। समाज में अब पता चल गया है, मैं कंफर्म बेवड़ा जाहिर हो गया हूँ। ये मैंने क्या किया, अब मैं ऐसा दुष्कर्म नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा। और मैं 4 दिन घर पे था, व्यवस्थित मतलब कि फिजिकली शारीरिक दृष्टि से कुछ अच्छा खाना पीना देते थे घर वाले, तो मैं थोड़ा ठीक होने लगा था। और 5 या 7 दिन के बाद मुझे विचार आया था कि ये जो 7 दिन पहले फुटपाथ पे गिरा था ना, वो सीताराम का जीरा का माल पी के, उसमें साला मिक्सिंग है। अभी मैं हेरोइन का पीऊंगा, असली माल वड़ाला का, पहली नार का, गड़बड़ी नहीं होगी। 18 रुपया बोतल माल पीऊंगा, वो भी 1 ही क्वार्टर पीऊंगा और सीधा घर पे। और मैं 7 दिन के बाद वो पीने गया था और मैं लड़ खड़ाते हुए, गिरते हुए, झगड़ा करके, घर वालों के साथ घर आने के बाद गालियां खा के ऐसी हालत में मैं घर में आया था। ऐसा क्यों होता है? ये बीमारी का भाग है कि मुझे विस्मृति में ले जाता है। मुझे 20 दिन पहले, 25 दिन पहले हुई घटना प्रभावीपणे याद नहीं आती। इस बीमारी का दूसरा भाग है, यानी कि अति महत्व का भाग, मानसिक आसक्ति।
मेरे जीवन में इतनी दुर्घटनाएं होती थी, इतने दुष्परिणाम आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक और व्यक्तिगत जीवन पे, मानसिक जीवन पे होता था। फिर भी ये मानसिक आसक्ति शराब के प्रति इतनी गहरी है कि इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब भी मैं शराब से दूर रहता था और एक थोड़ा सा शराब का विचार आता था, मुझे शराब पीनी पड़ती थी मेरी इच्छा विरुद्ध, और मैं तभी यही सोच के जाता था, ये मानसिक आसक्ति की वजह से, कि मैं थोड़ी शराब पी के आऊंगा, सेफ आऊंगा, सुरक्षित आऊंगा, एक क्वार्टर, एक पाउचर पी के आऊंगा, मैं लफड़े करने के लिए नहीं जाता था। लेकिन जब मैं शराब का पहला बूंद, पहला पैक, पहला ग्लास मेरी सिस्टम में उतारता था, तब बीमारी का दूसरा भाग शुरू होता था, जिसे इन लोगों ने बताया शारीरिक आकर्षण। मेरा शरीर अनेक वर्ष शराब पीने के बाद में विकृत हो गया है, अल्कोहलिक बॉडी हो गई है, कि ये शरीर शराब की अधिक डिमांड करते रहता है, और मुझे वो उसकी डिमांड मेरी इच्छा के विरुद्ध, चाहे कितनी भी महत्व की घटना हो, किसी की मैयत हो या शादी हो, मुझे वो डिमांड पूरी करनी ही पड़ती है। ऐसे मेरे असंख्य अनुभव 17 साल में है। मेरी भाभी का देहांत हुआ था और मेरे पिताजी को मैंने ही कहा था, मानसिक आसक्ति की वजह से, कि 5 बजे मैयत में पहुंचना है। वालकेश्वर की कहीं था, वालकेश्वर था और मैं रहता था दादर। मैंने कहा था पांडगंगा पहुंचना है 7 बजे। अगर माँ बाप के साथ में निकलूंगा 7-6 बजे तो शराब सारा दिन पीने नहीं मिलेगी, इसके लिए मैं 5 बजे निकलता हूँ और फट से मार के मैं मैयत में पहुंच जाऊंगा। और मैंने पिताजी को झूठ कहा था और मैं गया था अड्डे पे। जैसे मैं अड्डे पे पहुंचा, मानसिक आसक्ति शराब के विचारों के अधीन होकर, और मैंने जो पहला ग्लास लिया, मैं वहीं पे चिपक गया। मैयत में मैं कभी पहुंचा, वो प्रार्थना सभा में कभी पहुंचा, विधि में कभी पहुंचा, मुझे कुछ भी ध्यान में नहीं आता आज, क्योंकि ये दूसरा बार उसने अपना काम कर लिया, शारीरिक आकर्षण। मुझे बैठना पड़ा, अनेक बार ऐसे हुआ है। मैं कहता था, राजू लवकर घ्या, मला ऑफिस जायचं आहे, आई वडील रागवणार, माझी पिक्चरची तिकीट आहे, एक पाउचर लवकर दे, मी उभा घेऊन जाणार। और मैं खड़े खड़े ग्लास उठाता था। फिर मैं बोलता था, अरे योगेश क्या यार, बहुत दिन के बाद मिला। योगेश बोलता था, आओ बैठ गया। फिर बैठ गया तो पॉलिटिक्स, राजकारण, सब कारण शुरू हो जाते थे। 3 घंटे 4 घंटे बैठ जाता था और दूसरे दिन में कहता था, ये तो योगेश की वजह से पीना पड़ा। वास्तव में शारीरिक आकर्षण मुझे बिठा देता था, महत्व की घटना, महत्व के प्रसंग, चाहे कुछ भी हो, मुझे दोस्त नहीं है। ये बीमारी ही ऐसी कनिक है कि किसी को हमदर्दी नहीं होती। मुझे याद है कि मेरी माँ का और या तो पिताजी को लंग्स में कैविटी हुई थी और उसको एक क्लिनिक में दाखिल किया था। तो उनका दोस्त और मेरे मामा दोनों आए थे, कहा था पैसे दिए थे, ये ले, फिक्र मत कर तू यार, तू आर्थिक संकट में, मालूम है तेरे घर में पैसों की बहुत तकलीफ है, मालूम है, ये 1000 रुपया रख और तू इलाज करा, जब भी तेरे जी में आए, काम पे आना, धंधे पे आना, मैं सब संभाल लूंगा। उसके दोस्त ने कहा था, तो मेरे मामा ने कहा था। इस तरह एक मॉरल सपोर्ट था मेरे पिताजी को। वो मॉरल सपोर्ट के छोड़कर मेरे पिताजी को एक प्रकार का रिलीफ महसूस हुआ था। लेकिन जब मैं आखिर के समय में हाथ ऊपर करके कहता था, हाथ जोड़ के कहता था माँ बाप को, और मेरे पिताजी के खास दोस्त एक मेडिकल फील्ड में है, उनके मैं हाथ जोड़ता था। मैं कहता था, मुझे बांध दो, मुझे लोखंड की चेन से बांधो, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ, केईएम में डालो, मेरी शराब छुड़ाओ, मैं थक गया हूँ, मैं मर जाऊंगा, मेरे बचाओ। ऐसे में चिल्लाता था। इंडिफरेंट मेरे माँ बाप मेरे प्रति हाँ भी नहीं कहते थे, ना भी नहीं कहते थे, क्योंकि मैंने उसका विश्वास खो दिया था। 17 साल में अनेक रुपये बर्बाद किए थे इलाज के दौर पे। ज्यादा वो पैसा मेरे पे लगाने की उनकी इच्छा नहीं थी। पिताजी ने आखिर के समय में ये भी कहा था, होपलेस केस, आज के बाद 10 पैसा भी तेरे पीछे शराब के लिए मैं नहीं लगाऊंगा, बहुत हो चुका, अब तू मरिया जी। इस तरह का वातावरण मेरे जैसे शराबी के आसपास भी फैल जाता है। ये इस बीमारी का एक महत्व का भाग है। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मैं फिर से कहूंगा, ये सब भ्रम दूर हो सकते हैं और अच्छा जीवन जिया जा सकता है। इतना ही कह के मैं चेयरमैन का, उपस्थित मेहमानों का और सभासदों का फिर से आभार मानता हूँ और अपने अनुभव खत्म करता हूँ। थँक्यू अमितने त्याचे दारू पिण्याच्या काळाचे अनुभव सांगितले आणि अल्कोहोलिझम